नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। I2U2 सम्मेलन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्पेस समेत 6 क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सहमति। प्रधानमंत्री ने बताया समूह को व्यावहारिक सहयोग का अच्छा मॉडल। भारत में एकीकृत फूड पार्क पर $2 अरब का निवेश करेगा यूएई। संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को नहीं किया गया प्रतिबंधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, मर्यादा के भीतर बात रखने को स्वतंत्र सदस्य। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी इजाफा। 145 दिन बाद आए 20,000 से ज्यादा नए केस। 18 से 59 साल के लोगों को निःशुल्क कोविड बूस्टर डोज कल से। वस्तुओं के निर्यात में जून में 23.52% का इजाफा। निर्यात $40.13 अरब पर। थोक मुद्रास्फीति जून में घटकर 3 महीने के निम्न स्तर 15.18% पर। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा। श्रीलंका में सेना की प्रदर्शनकारियों को चेतावनी, हिंसा से रहें दूर या नतीजे भुगतने के लिए रहे तैयार। यूएन महासचिव का सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर जोर। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में थी। उन्होंने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और समर्थन मांगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2020-21 में मिले चंदे में इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 420 करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट आई है, जो 41.49% है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को सभी तरह की मंजूरी दे दी है ताकि परियोजना में तेजी लाई जा सके। कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसलों की जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को स्थगित करने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता छात्र हैं, इसलिए वह उसके साथ कठोर रुख नहीं अपना रही। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा CUET के प्रथम संस्करण की शुरुआत कल से देश और विदेशों के 510 से अधिक शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 14.9 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। अमरनाथ गुफा मंदिर के निकट अचानक आई बाढ़ के बाद शुरू किया गया बचाव अभियान अब खत्म हो गया है। किसी व्यक्ति के लापता होने की जानकारी नहीं मिली है। बाढ़ में 15 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति के लिए भारत सरकार और नीति आयोग की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र की उप प्रमुख ने कहा है कि भारत के सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने से क्षेत्र और दुनिया भी आगे बढ़ेगी। यूरोपीय संघ ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से आर्थिक पुनरुद्धार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इससे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में इस साल निम्न आर्थिक वृद्धि दर के साथ महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को टाइम पत्रिका की वर्ष 2022 में दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। सूची में अहमदाबाद के साथ केरल राज्य को शामिल किया गया है। भारत के अर्जुन बाबूता, तुषार माने और पार्थ माखीजा ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने कोरिया को 17-15 से हराया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि I2U2 फ्रेमवर्क बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि I2U2 से वो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। I2U2 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पहली समिट से ही समूह ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत जल, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, स्पेस और खाद्य सुरक्षा के लिए 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया गया है।
पहले हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है। साझा बयान में कहा गया है कि I2U2 का उद्देश्य दुनिया के समक्ष आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे समाजों की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का इस्तेमाल करना है। भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE के शीर्ष नेताओं ने दीर्घकालिक विविध खाद्य उत्पाद और खाद्य वितरण प्रणाली सुरक्षित करने के लिए नवीन तरीकों पर चर्चा की और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने को लेकर नवीन विज्ञान आधारित समाधान पेश करने के लिए स्थापित बाजारों का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता जताई। भारत में एकीकृत खाद्य पार्क की श्रृंखला विकसित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात $2 अरब का निवेश करेगा। भारत भूमि उपलब्ध कराने और किसानों को फूड पार्क से जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता से युक्त हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा। Apart from these two specific projects, the I2U2 leaders also discussed other common sectoral areas of interest, how to modernize infrastructure including connectivity, 2. how to pursue pathways for low carbon development, areas of public health, solutions for waste treatment, connecting startups to the I2U2 investment platform, and the fintech sector. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है I2U2 में। I2U2 का पहला संस्करण कितना अहम है? देखिए, बहुत अहम है। यह दरअसल पहली समिट है ये, और इसके पहले अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में जो विदेश मंत्री हैं इन I2U2 के, जिसमें कि इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये चारों देश शामिल हैं, उनकी इजराइल में बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया था कि समिट होगा। I2U2 को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हिंद प्रशांत में हमने क्वाड की रचना की है, उसी तरह से आप मान सकते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के लिए I2U2 4 देश हैं। इन चारों देशों में 2 देश जो है हिंद प्रशांत के जो क्वाड है उसमें भी शामिल है, भारत और अमेरिका, और भारत और अमेरिका इधर I2U2 में भी शामिल है। तो एक सतत क्षेत्र, मिडिल ईस्ट से लेकर पूरा हिंद प्रशांत का एक सतत क्षेत्र है, जिसको कि आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से एक दूसरे को मदद करने, आर्थिक रूप से निवेश को मजबूत करने, सप्लाई चेन के विकेंद्रीकरण के लिए, उसके अलावा जो रणनीतिक उद्देश्य है, जो कि खास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, विश्व में शांति, इस पूरे इलाके में शांति की बात है, और उसके अलावा जो प्रॉस्पेरिटी है जनता के बीच में, उसको मिलाने के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम फोरम बना है। और इसमें खास तौर पे अगर अमेरिका और इजराइल को ले लें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का दोनों महाशक्ति है। दूसरी तरफ UAE के पास संपदा जो है, कैपिटल, आर्थिक संपदा काफी है, और भारत के पास स्किल्ड लेबर है, और उसके अलावा भारत के पास जमीन है जिसपे कि काम किया जा सकता है। तो इसीलिए I2U2 के इसमें एक निर्णय, कुल मिलाकर आर्थिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक मजबूती और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी अहम है ये समिट। पहला समिट I2U2 का काफी महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सदस्य सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यवाही से हटाए जाने वाले चयनित शब्दों की एक पुस्तिका जारी किए जाने को लेकर उत्पन्न विवाद पर ओम बिरला ने कहा कि ये 1959 से जारी एक नियमित प्रथा है। उन्होंने कहा कि किसी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय परिपाटियों से अनजान लोग कई तरह की टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि विधायिकाएं सरकार से स्वतंत्र होती हैं और सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है।
मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद में इस प्रक्रियाओं से चलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका, मिश्रित वित्त और निजी पूंजी का लाभ उठाने की जरूरत पर बल दिया है। वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी G20 बैठक को संबोधित कर रही थी। निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा बदलाव के लिए भारत की द्विपक्षीय योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऊर्जा सम्मिश्रण में नवीनीकरणीय घटकों को बढ़ावा देना और ऊर्जा सक्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इनोवेटिव नीतिगत कदमों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक बीमारियों पर काबू पाने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया है। हैदराबाद में दूसरी रक्त आदान इकाई और आधुनिक नैदानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन इन आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करें। देश में करीब 145 दिन के बाद 20,000 से अधिक कोरोना के दैनिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,36,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,619 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.49% है। आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 5.10% और साप्ताहिक संक्रमण दर 4.37% है। वहीं कल 15 जुलाई से शुरू होकर अगले 75 दिनों तक 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का मुफ्त बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 199.27 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। देश में पहले मंकी पॉक्स केस की पुष्टि हो गई है। विदेश से लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि रोगी की हालत स्थिर है। उसके प्राथमिक संपर्कों की पहचान की जा रही है। कोल्लम में व्यक्ति को लक्षण दिखाने के बाद उसे केरल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके नमूने परीक्षण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए हैं। इस मामले में केरल सरकार की मदद के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक केंद्रीय टीम तैनात करेगा। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि इस संक्रमण के खिलाफ भारत की तैयारियों के तहत देश में प्रवेश के सभी बिंदुओं और संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच कराई जाए। Monkeypox positive case is reported, and he is a traveler from his UAE. He reached the state on 21st of this month, 12th of this month. So he arrived at Thiruvananthapuram airport, and all the steps according to the guidelines issued by WHO and ICMR are taken. विनिर्मित सामान और ईंधन उत्पादों की कीमतों के कमी के कारण जून में थोक मूल्य सूचकांक महंगाई घटकर 15.18% पर आ गई। हालांकि खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी बनी हुई है। जून 2022 में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 14.39% रही। मई में ये 12.34% थी। ईंधन और ऊर्जा में मुद्रास्फीति 40.38%, विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई 9.19% रही। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में मुद्रास्फीति 77.29% रही। पिछले महीने थोक महंगाई 15.88 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी। देश से निर्यात जून में 23.52% बढ़कर 40.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार जून में वस्तुओं का आयात सालाना आधार पर 57.55% के उछाल के साथ 66.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में निर्यात
24.51% बढ़कर 118.96 अरब डॉलर रहा। इस दौरान व्यापार घाटा रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर के स्तर पर रहा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया। एक अकेले आदमी ने 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए पूरी चाइनीज की फौज को रोक दिया। इंडियन आर्मी के जवान जो थे वहां रहे, लड़े और सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया इस लड़ाई का और काबिलियत का वो फोर्ट गढ़वाल राइफल्स ने किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। पार्टी अध्यक्ष की ओर से पार्टी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रस्तावित अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पूर्व निर्धारित स्थिति 2 अक्टूबर से पहले ही शुरू कर सकती है। आज दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक पे इस बात पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती की घोषणा की है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को जांच के लिए चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे 12 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। कश्मीर घाटी में बारिश के बाद मौसम खराब होने के कारण अमरनाथ यात्रा को आज दोनों मार्गों पर फिलहाल रोक दिया गया है। किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार जायद मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने पढ़ाने का बेहतर माहौल तैयार करना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 90% काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि मोपा हवाई अड्डे का संचालन शुरू होने के बाद तटीय राज्य में दाबोलिम हवाई अड्डे से भी उड़ानों का संचालन चलता रहेगा। एआईएडीएमके के अंतरिम प्रमुख के पलानीसामी ने ओ पनीर सेल्वम के बेटे और निष्कासित नेता के 16 अन्य समर्थकों को पार्टी से निकाला है। और अब खबरें बारिश और बाढ़ के कहर की। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश जारी है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। नवसारी के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों और सौराष्ट्र क्षेत्र समेत गुजरात में कई स्थानों पर भीषण बारिश होने का अनुमान जताया गया है। लगातार बारिश के कारण पूर्णा और अंबिका नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। नवसारी, बिलीमोरा शहर और जिले के अन्य हिस्सों में कई इलाकों में पानी भर गया है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश के बाद बिगड़ते हालात के मद्देनजर 29 गांव के 3000 से अधिक लोगों को एहतियाती तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में भारी से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोदावरी, कालेश्वरम और इंद्रावती नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जबकि वैनगंगा, प्राणहिता और वर्धा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है। बाढ़ आने के खतरे के मद्देनजर इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। येलमपल्ली बांध से 12.47 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़े जाने के बाद अहेरी और सिरोंचा तालुका के गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इधर आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के पास देवालेश्वरम बैराज में पानी की मात्रा बढ़कर 15.52 लाख क्यूसेक हो गई है और बाढ़ का खतरा बरकरार है। पड़ोसी तेलंगाना के भद्राचलम में नदी में पानी 17 लाख क्यूसेक के चिन्ह को पार कर गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 7 दलों को अल्लूरी सीताराम राजू, पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी और एलूरू जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान सबसे अधिक 140 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के डग में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़ और अलवर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। सिरोही और उदयपुर जिलों में भारी बारिश और बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अनुसार राज्य में बारिश का दौर आगामी 24 घंटे जारी रहेगा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका स्पीकर के कार्यालय के अनुसार श्रीलंका संसद के अध्यक्ष को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा पत्र मिल गया है। आपको बता दें कि इस बीच गोटबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर पहुंच गए हैं। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाने के कारण देश में बढ़ते जन आक्रोश के बीच कल देश छोड़कर मालदीव चले गए। गिरफ्तार किए जाने की आशंका के चलते राजपक्षे इस्तीफा देने से पहले ही विदेश चले गए। राजपक्षे सऊदी एयरलाइन के विमान SV-788 से मालदीव के लिए रवाना हुए। उन्होंने देश छोड़ने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कुछ अहम प्रशासनिक इमारतों को खाली करने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर कब्जा जमा लिया था। वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी घुस गए थे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस श्रीलंका में स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए समझौते की भावना अपनाने का अनुरोध भी किया है। गुतारेस ने कहा है कि टिप्पणियां ऐसे वक्त में की गई हैं जब संकट से घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपने और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़कर मालदीव चले गए हैं। वार्षिक कावड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हो गई है। पिछले 2 साल कोविड महामारी के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों ने श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को व्यवस्थित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली और बागपत जिलों से होकर गुजरेगी और इस महीने की 26 तारीख तक चलेगी। श्रद्धालु हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे। अधिकांश श्रद्धालु पैदल ही यात्रा पूरी करते हैं। ब्रिटेन के अधिकांश लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं। चिड़ियाघर के कर्मचारी भी जानवरों को ठंडा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेस्टर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष इंतजामात किए गए हैं। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।